जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 3 का पेपर क्वेश्चन बेटा से शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम 217 तक प्लेटफॉर्म की बुक के 217 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं वॉल्यूम 2 के बेटा, है ना। ठीक है, ओनली फॉर मैथ्स के क्वेश्चन क्लियर है ना। आज फिर से कंटिन्यू करते हैं और 218वें क्वेश्चन से आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना। मैं 1 से लेकर 217 तक सारे कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को करके आया हूँ। ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देना। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं। क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 218वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो 218वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है बेटा, पढ़ो, है ना भाई। देखो, आज से शिफ्ट 3 अपना क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है भाई। ठीक है ना, हाँ, तो 218वें क्वेश्चन से क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण अष्टकोण के आंतरिक कोणों का योग होता है। ठीक है ना, एक साधारण अष्टकोण, देखो बेटा अब क्या बोल रहा है वो, यानी तुम्हारा अष्टभुज है। कैसा भुज है? अष्टभुज है, तो उसके आंतरिक कोणों का योग बताना है। जैसे आप जानते हो कि भैया त्रिभुज है बेटा, क्या है? त्रिभुज। ठीक है ना, देखो बेटा त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, नहीं होता? बताओ। ठीक है, ऐसे ही बताओ बेटा चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज, इसके चारों कोणों का योग, इसके चारों कोणों का योग 360 होता है नहीं होता? बताओ, सही है ना। तो अंत कोणों का योग जैसे जैसे भुजाएं बढ़ेंगी एंगल का योग बढ़ता जाएगा। तो कैसे पता करें? पंचभुज है, फिर अष्टभुज है, नवभुज है, 10 है, 12 है, जो भी है। ठीक है ना, तो उसके लिए बेटा आप एक फॉर्मूला याद रखना, n × n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से मैं आंतरिक कोणों का योग निकाल सकता हूँ। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे क्या है? n मतलब है भुजाओं की संख्या। किस संख्या बेटा? भुजाओं की संख्या। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा हो गई, 1 2 3 है, तो n का मान हम 3 रख देंगे। कितना रख देंगे? 3। 3 में से 2 गया, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ n की जगह 3 रख देंगे ना। 3 में से कितना गया? 2 गुणा 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया, 1 को 180 से गुणा करेंगे, 180 आया नहीं आया? बोलो, तो बोलो आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज का 180 डिग्री है या नहीं है? ठीक है ना, हाँ। तो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। तो यानी हमें पता लग चुका है कि आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, n-2 गुणा 180 डिग्री। और यहाँ पे n = कितना है बेटा? 8 है, सही है ना। अष्टकोण बोल रहा है वो, तो 8 ही भुजाएं 8 ही कोण होंगे। तो n का मान 8 रख देते हैं यहाँ पे, 8 - 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 गुणा 180 डिग्री। बोलो कहीं दिक्कत है तो? सही है नहीं है? बोलो भाई, है क्या? काट लो, गुणा कर लो। 6 8 × 48 और 6 4 10, 1080। तो 1080 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना भाई? बोलो कहीं प्रॉब्लम है तो? आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को आप बेटा याद रखना, n-2 गुणा 180 डिग्री आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? आंतरिक कोणों का योग। तो ये आपका 218वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, सही है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है भाई। देखो 219वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 बेटा पढ़ो, 219वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो 219वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार हम पढ़ते हैं भाई। ये कह रहा है रवि के पास उसके बैंक खाते में 713.39 रुपये थे, है ना। हाँ, उसने, देखो बेटा उसके पास कितने, जैसे कहता जा रहा है वैसे करते जाते हैं अपन। ठीक है ना, 713.39 ये रुपए हैं। 713 रुपये 39 पैसे उसके बैंक खाते में है। ठीक है ना, हाँ भाई। उसने अपने खाते में फिर से कुछ राशि जमा कराई, पता नहीं कितनी राशि जमा कराई, मैं मान लेता हूँ x राशि जमा कराई। कितनी राशि जमा कराई? x रुपये जमा कराए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? और फिर 5 कमीजों के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले। प्रत्येक कमीज की कीमत 123.79 है। तो देखो बेटा 123.79 एक कमीज की कीमत है, तो 5 कमीजों की कीमत ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ भाई, सही है ना। और निकालने की बात कर रहा है तो ये माइनस कर देंगे भाई। ठीक है भाई, सही है ना। तो कह रहा है यदि उसके खाते में कुल शेष राशि इतनी बची, तो बेटा इसको मैं सोल्व करूं तो राशि कितनी बची उसकी? 5 4 5 545
19, ठीक है ना, यानी 545.19 रुपए उसके बचे हैं। तो उसने कितने राशि जमा कराई थी? तो बेटा x का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है? x का मान, कि कुछ राशि जमा कराई, तो कितनी राशि मैंने मान ली कि भाई x राशि जमा कराई थी, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए सवाल क्या कह रहा है। 713.39 रुपये उसके पास हैं, उसने इसमें कुछ राशि और जमा करा दी बैंक में, तो भाई अपने x राशि जमा करा दी मान ली। अब वो कह रहा है इसमें से मैंने कुछ राशि निकाल ली है और प्रत्येक कमीज की कीमत 123.79 रुपए है और उसने 5 कमीजों की कीमत के बराबर रकम निकाली है। तो 5 कमीज की कीमत इतनी हो जाएगी, ये माइनस कर देंगे तो बोलो इतनी राशि उसके पास बैंक में शेष बची, तो बराबर में ही आना चाहिए। x का मान निकाल लो बेटे सरल करके। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पे गुणा कर लूँ इसे, 5 नाम 45, बेटे ये तो ऐसे ही रहने वाला है ना, 5 4 5.19, ठीक है ना। हाँ तो बोलो 5 नाम 45 का 5, 5 7 28, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35 और 45 में 4 आए थे हासिल, 5 7 35 4 39 9, ठीक है ना, 3 आया, 5 3 15, 3 कितना हो गया 18, 5 2 10 और 1 11, 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस, और ये ऐसे ही रहने वाला है। तुम बताओ ये इधर आया तो माइनस का नहीं हो जाएगा क्या? बोलो भाई सही है ना। तो ये चलो कर लेते हैं, एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 713.39, ठीक है भाई। अब देखना आप बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 5 4 5.19 है, इसमें ये मैंने यहाँ पे रख लिया। तुम बताओ ये इधर आया तो प्लस का नहीं हो जाएगा क्या? तो प्लस हो जाएगा, 5 9.8 1 6, ये प्लस हो गया, ये तो प्लस हो गया, ठीक है। माइनस इधर आया तो, और ये प्लस का ये इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, तो ये माइनस करना है, सही है नहीं है? कितना माइनस करना है? 9.317, ये माइनस करना है भाई, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों जोड़ने, ये माइनस करना है। देखो हम यहाँ पे यही कर लेंगे, 9 और 5 14, देख लो आप एक मिनट ध्यान से देखना भाई, 9 और 5 कितना हो गया 14 हुआ ना, और 14 में से कितना घटाना है? 9 घटाना है, मतलब कि 14 4 आया ना, तो हासिल लोगे 14 में से 9 गया तो बोलो कितना बचेगा? तो बेटा 5 ही तो बचना है, बोलो बचेगा नहीं बचेगा भाई? 9 में से 9 गया 0, 5 ही तो बचना है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब आप देख लीजिए ऑप्शन ही देख लीजिए बेटा, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है, देखो ऑप्शन देखो भाई, मैं तुम्हें ऑप्शन बताता हूँ, तुम कहोगे गुरुजी वैसे डायलॉग तो नहीं मार रहे हो। 460.70, ऑप्शन बी है 450.75, ठीक है। ऑप्शन सी है 459.50, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है? 448, ठीक है। तो आप बताओ बेटा इकाई अंक 5 आया नहीं आया? इकाई अंक 5 सही है ना, इकाई अंक 5 आएगा। यहाँ पे जब कुछ भी आए तो आप बताओ यहाँ पे यही तो आना है बस, बोलो यही नहीं आना है क्या? सही है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ एक ही अंक, तो इकाई अंक 5 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 5 है, तो बोलो आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम यहीं पे कर लेंगे सवाल को, आगे आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 1 2 2 सेकंड आप बड़े आराम से बचा सकते हो। थोड़ा ऑप्शन पर नजर रखना भाई, ठीक है ना, क्लियर है? आगे चले क्या, बोलो सही है क्या? ठीक है, तो 220 क्वेश्चन देखो बेटा ना, 220 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, कहीं कोई ऐसा नहीं लैंग्वेज के ऊपर था, ठीक है। तो आपको इन ऑप्शनों पर नजर रखनी है। वैसे एक बात ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी, पूरी हमें तब करनी है जब हमारे पास कोई रास्ता ही ना दिखे, कोई रास्ता ही ना निकले, ठीक है ना, कि भाई तो पूरा करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा जब कर लेंगे, ठीक है। अब एक पाई चार्ट दे रहा है बेटा, और वो कह रहा है LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। तो बेटा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए ये बताना है। तो LMN का 30% दे रखा है, ठीक है ना, और कुल मोबाइल फोन की कुल संख्या इतनी है। तो मोबाइल फोन की कुल संख्या मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये रही भाई, ठीक है ना, 12,40,000 कुल संख्या है। मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है, और वो कह रहा है LMN की कुल संख्या कितनी है। तो बेटा पाई चार्ट में LMN का 30% दे रखा है, तो इसका 30% निकाल लो। परसेंट हटाऊंगा 2 जीरो आएगी, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 से काट लो, देखो 1 2 3 जीरो तो आई जाएंगी, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो 3,72,000 LMN कंपनी के जो मोबाइल है वो है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो 221वां क्वेश्चन देखो, 221वां क्वेश्चन, 221वां क्वेश्चन कह रहा है 3 है 4 है 9 है, इसका चौथ अनुपातिक ज्ञात करो।
चौथा अनुपात निकालना है आपको, सही है नहीं है? देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, 3 संख्याएं दे, चौथा अनुपात हमसे निकलवाए तो हमारा जमाने का तरीका अनुपात समानुपात का यही तो है बेटा, यही तो है, सही है नहीं है? मैं मान लेता हूँ चौथा अनुपात x है, तो आप जानते हो अंत्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो बोलो यहाँ पे 3 और x को गुणा करूँ, 3x आएगा, नहीं आएगा? और 9 को 4 से गुणे, यानी 4 गुणा 9 ही तो करोगे, तो x का मान चाहिए, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो बोलो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही चौथा अनुपात है, यही आंसर है। हम जानते हैं अनुपात समानुपात के नियम में कि अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर है क्या? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ। ऐसे मध्य अनुपात ही निकलवाएं तो आपको 2 अनुपात देगा, a और b 2 अनुपात देगा, तो उसको जमाने का तरीका ये होगा कि मध्य अनुपात x मानना पड़ेगा हमें, सही है नहीं है? फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे सोरियन बेटा कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल क्या होगा, बराबर। ही मध्य अनुपात के लिए समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? बोलो भाई, सही है। और तृतीय अनुपात के लिए a और b 2 संख्याएं देगा, तो हमारा मानने का तरीका ये होगा भाई, a और b और ये x है ना, यानी चौथी जगह हम x मानेंगे। ठीक है, 2 ही अनुपात देता है वो, वहाँ पे 2 ही संख्याएं देगा a और b, यहाँ पे भी 2 ही देगा। तो ये तो मध्य अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, ये चौथे अनुपात के लिए 3 संख्याएं देता है वो। समझ में आया ना? ठीक है, आपके आ गया होगा समझ में, ये रिपीटेशन हो गया होगा आपके, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने आपको मध्य और तृतीय अनुपात ही बता दिया। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 222वां क्वेश्चन। 222वां, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाए तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? देखो भाई बताओ, ना आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 घंटे लगते हैं उसे कोई दूरी पार करने में, सही है ना? तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। ठीक है, अब उसी दूरी को हमें नहीं पता किस चाल से चले, मान लो x किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 8 घंटे में क्या कर दे, दूरी बराबर तय कर लें। तो दूरी जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यहाँ पे भी चाल गुणा समय, चाल मैंने यहाँ पे x मान लिया, x का मान ही निकालना, वही हमारा करेक्ट आंसर है। 8 छिकी क्या हो जाएगा 48, 10 छिकी 60, तो x बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए कहीं प्रॉब्लम है? तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आया ना? 10 घंटे में जितनी दूरी तय की जा रही है 8 घंटे में भी उतनी दूरी तय करनी है, तो स्पीड कितनी बढ़ाओगे, कितनी स्पीड हो जाएगी? अरे दूरी इधर निकाल लो, दूरी यहाँ पे निकाल ली, कोई दिक्कत हो तो बोलो। x का मान 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखो 223वां क्वेश्चन बेटा है ना। 223वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 223वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 किलोग्राम और 5 ग्राम को किसमें किलोग्राम में चेंज कीजिए भाई। तो आप बताओ बेटा, 6 तो किलोग्राम में पहले से ही है, 6 तो पहले से ही है, 5 ग्राम है, इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 का भाग दोगे तो बोलो 3 अंक बाद दशमलव लगा दूं मैं, है ना? आप बताओ 6 प्लस यहाँ पे ऐसे लिख दूं 0.005, 3 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, 1 2 3 अंक, सही है नहीं है? अच्छा नहीं लग रहा था, 0 लगा सकते हो तुम, मतलब प्लस हटा भी दो तो कोई फर्क पड़ रहा है कि 6.005 ही तो आएगा किलोग्राम, यही हमारा आंसर है। ये आपको इतना नहीं करना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, सही है ना? मैं तो ये बता रहा हूँ कि 5 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो कितने का भाग देना है, 1000 का। कितने का देना है? 1000 का, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे ये तो पहले से ही किलोग्राम में, ये तो पहले से ही किलोग्राम में, ये किलोग्राम में हमने अब चेंज कर लिया, 1000 का भाग देके। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे, फिर जोड़ो तो 6.005। ठीक है, करेक्ट है क्या? समझ गए होंगे आप, है ना? एक नॉर्मल क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पता है बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे, आप इंटेलिजेंट हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224 बेटा फिर पाई चार्ट का क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा कुल राजस्व 35 लाख प्राप्त किया था, तो XYZ रेस्टोरेंट में किस प्रकार की खाद्य से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा राजस्व बेटा 25% दे रहा है बर्गर वाला, तो बर्गर अपना आंसर है, सही है? सबसे ज़्यादा पाई चार्ट में दे रहा है 25% दे रहा है, जो बर्गर का डायग्राम है किसका है? बर्गर का, तो बर्गर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 224वां क्वेश्चन बर्गर है ना? ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। 225वां क्वेश्चन देखो, 225 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 225 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो। देखो बेटा समय कितना है बताओ, समय है बेटा 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, ध्यान सुनना ठीक है ना। और हमारी रेट परसेंट कितनी है 10%, रेट 10% है भाई, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और आपको मैं बताऊं तो बेटा प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1,60,000, 1,60,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको बेटा आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और शर्त कितनी है अर्धवार्षिक है। अब आप बता दो शर्त अर्धवार्षिक हो, शर्त अर्धवार्षिक हो तो अब क्या करोगे बताओ आप, बोलो सही है, बोलो क्या करोगे। शर्त अगर अर्धवार्षिक हो तो आपको पता है हम समय को क्या कर देंगे दुगुना, समय को क्या कर देंगे बेटा दुगुना कर देंगे। तो समय तो हो जाएगा 4 और दर क्या हो जाएगी आधी, दर क्या हो जाएगी आधी, तो बोलो दर क्या हो जाएगी 5%। समझ रहे हो। अर्धवार्षिक का मतलब हो जाता है कि साल में हम 2 बार हिसाब करेंगे। कितनी बार हिसाब करेंगे 2 बार। तो एक साल में 2 बार हिसाब करोगे तो समय तो 2 हो जाएगा, सही है ना। और दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, 5% 6 माह के लिए, 5% अगले 6 माह के लिए, हो गए ना 10%। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो अर्धवार्षिक शर्त का मतलब है साल में कितनी बार हिसाब होना बेटा 2 बार हिसाब होना प्रत्येक 6 माह में। त्रैमासिक शर्त हो तो मतलब प्रत्येक 3 महीने में हिसाब होगा, यानी कि वहाँ पे समय 4 गुना और दर क्या हो जाएगी चौथाई हो जाएगी। क्लियर है ना, समझ में आया ना। हाँ तो ये चीज़ है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, क्या चाहिए ब्याज। तो आप एक चीज़ देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर फिर भी एक बार बता देता हूँ, या तो आप इसे बेसिक मेथड से कर लो, सही है ना, या फिर अगर मैं थोड़ा सा रेशो से करूँ तो रेशो से भी हो जाएगा। मैं ब्याज ही तो निकालना है। तुम बताओ बेटा 1,60,000 रुपये है, 1,60,000 रुपये, ठीक है ना। आप एक चीज़ बता दो मुझे तो बस कि बताओ एक साल में मैं 5% दर लूँगा 5 रुपये, तो ये 4 साल है 5 चौके 20 यानी 1/20 निकाल लो ना आप इसका, सही है नहीं है। 20 का भाग दे दो इसमें, 1/20 निकाल लो आप इसका, 1/20 निकाल लो तो बेटा 8,000 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो सही है ना। 8,000 नहीं हो जाएगा, 1/20 निकालो तो क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। समझ में आया ना। फिर इसका 1/20 निकालो, 1/20 निकालो तो 400 हो जाएगा। फिर 1/20 निकालो, फिर 1/20 निकालो तो बोलो बेटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर 1/20 निकालो, 1/20 निकालो तो बेटे 1 नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, सही है क्या। अरे भाई 4 वर्ष की बात हो रही है ना, तो 1 2 3 4 हो गया ना, 4 बार हमने 1/20 निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, सही है ना। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे रेशो क्या बनता है, रेशो आपका बताओ यहाँ पे क्या बनता है, बोलो रेशो क्या बनता है। इसमें 4 साल के लिए आप कितना रेशो बनाते हो, सही तो बोलो। तो 4 साल के लिए रेशो आप यही तो बनाते हो 4 6 4 1, नहीं ये रेशो क्या है बेटा, ये अपन ने पढ़ा है 2 और 1 2 साल के लिए है भाई, नहीं पढ़ा। 3 साल के लिए 3 3 1 ये तो पढ़ा है, बोलो 3 साल के लिए। 4 साल के लिए 4 6 4 1, समझ में आया नहीं आया। ऐसे आगे भी करना चाहें 5 साल के लिए तो 5 10 10 5 1, समझ में आया ना। ऐसे आगे भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको अलग से बता दूंगा एक बार चाहे, ठीक है ना, अलग से वीडियो लेके बैठे, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। हाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, 5 10 10 5 1 है 5 साल के लिए, ठीक है ना भाई, है ना। तो आप थोड़ा इनको याद रख सकते हो, है ना। बाकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप बताओ बेटा 8 6 के 4800 तो ये हो जाएंगे ब्याज के, ठीक है भाई। सॉरी छोड़ बेटे ना, 4 है ना, 8 चौके 32 32 तो ये है 3 0 और आ जाएंगे, ठीक है। 6 चौके कितना हो गया 24 और 2 0 24 आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे बोलो 4 दूनी 8 80 हो गया और 1 ही हो गया, इनको जोड़ लो बस बेटा, ठीक है। इनको सबको प्लस कर लेते हैं तो बोलो 1 8 4 12 और 2 4 5 और ये 3, तो आ गया आपके पास 35,281 रुपये। तो 35,281, 2 और 2 4 बेटा है ना, ये सही हासिल नहीं है ना, 2 और 2 4 है ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट विल बी करेक्ट आंसर ये है। आपको दिखाई दे रहा है क्या भाई, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, देख तो रहा है, सही है ना। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो, ठीक है क्या, यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है ना, बोलो। या फिर कोई और मेथड बताऊँ क्या,
रेशो से कोई दिक्कत है नहीं, सवाल हो रहा है ना, कैलकुलेशन इतनी पॉइंटों में कुछ नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा आएगा तो हम अलग मेथड भी यूज कर लेंगे, पर यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। 1/20 निकाला आपने, मतलब क्या कहती है, दर क्या कहती है बेटा, 1 साल में 100 रुपये पर दिया गया ब्याज दर कहलाती है। तो 100 रुपये पर, तो 1 साल में 100 पर 5 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा। तो 1/20 निकाल लो आप, इसका 8000 बनेगा, फिर 1/20 निकालो 400 बनेगा, फिर 1/20 निकालो 20 बनेगा, फिर इसका 1/20 निकालोगे 1 बनेगा। ये 4 साल का रेशो को हम 4 6 4 1 हमारे याद है, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ 3 साल के लिए क्या होता है, 3 3 1 होता है, 2 साल के लिए 2 और 1 होता है, समझ में आया ना। हाँ तो वो चीज़ है, इससे हम अपने आप आराम से ब्याज निकाल लेंगे, यहाँ से ब्याज शुरू हो जाएगा। ये ब्याज है, क्या है, ब्याज, क्लियर है क्या, बोलो। तो ये ब्याज है, मिश्रधन चाहिए तो ये हमारा मूलधन है, ये ब्याज है, मूलधन ब्याज जोड़ देंगे तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है भाई, करेक्ट है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अच्छा 226 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई आप एक बार ध्यान से। 226, एक आयताकार डिब्बे की माप 2:3:5 में है ना, 2 3 और 5 है, रेशो दे रखा है ना। डिब्बा यदि कुल सतह का क्षेत्रफल 6200 वर्ग सेंटीमीटर, तो घनाभ के आयाम निकालने। आयाम का मतलब बेटा, घनाभ के आयाम का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे भाई बेटा ये आपका कोई डिब्बा है, देखना ध्यान सुनना आप, है ना, ये कोई डिब्बा है, ठीक है ना, इसके आयाम निकालने। घनाभाकार कोई डिब्बा है, ये हमारा घनाभाकार कोई डिब्बा है, ठीक है। इसमें तुम्हें लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी हाइट है। ये रेशो दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, है ना बेटा। ये क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशो, है ना। आयाम का क्या दे रखा है, मैं रेशो दे रखा है। मैं मान लेता हूँ मेरी लंबाई कितनी है, 2x है, चौड़ाई कितनी है, 3x है, और ऊंचाई कितनी है, 5x है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, बताओ सही है नहीं है, ठीक है ना। ये हमने आयाम मान लिए कि लंबाई 2x है, अनुपात में था ना तो मानना पड़ा हमें। और हमसे दे रहा है कुल सतह का क्षेत्रफल दे रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा 6200 दे रखा है, कितना दे रखा है, 6200। तो बोलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा होता कितना है, वो होता है ये 2 × LB + BH + HL बराबर, बोलो बेटा 6200 नहीं है क्या, सही है क्या। और 2 से मैं अगर इसे उड़ा दूं तो बोलो 2 3 6, 2 1 2, 3100 नहीं आ जाएगा क्या, बोलो भाई यहाँ पे सही है क्या भाई। गुणा में तो इधर आया, भाग ही दूंगा। अब तुम बताओ LB मतलब लंबाई और चौड़ाई ये 2x और 3x, तो 2 3 6 और x को x से गुणा करूँ 6x², इनको इन दोनों 3 पंजे 15, 15x² प्लस 5 दूनी 10। समझ में मैंने वैल्यू रख दी बेटा ना, 10x²। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो बोलो 10 और 15 25 और 6 31x² नहीं आ जाएगा क्या, 31x² बराबर 3100 के। तो आप बताओ यहाँ पे 31 से ये कट गया कितनी बार बेटा, 100 बार। तो x² = 100 आ गया ना। तो बेटा x = क्या हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा, 100 रूट इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा। तो x = 10 नहीं हो जाएगा क्या, बोलो भाई सही है ना। आपको आयाम निकालने हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो ना भाई, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 पंजे 50। तो बेटा ये आपके आयाम है, ये आपका आयाम आ जाएगा 20 30 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है इसका, 20 30 50। समझ में आया ना बेटा, ठीक है। हाँ बोलो भाई, कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप एक बार। आयाम का मतलब विमाएं मतलब समझ गए आप क्या होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो मापने की जो तुम्हारी ये इकाइयां हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इनको हम आयाम बोलते हैं। समझ में, विमाएं बोलते हैं। समझ में आया ना, थोड़ा ध्यान रखना आप इस चीज़ का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था, तो 20 30 50 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है क्या, बताओ भाई, है सही है, बोलो नहीं आया समझ में। हाँ तो और देखो, अब मैं देखो इस सवाल को, तुम इस सवाल में मत निकालो x की वैल्यू, हम इसे वैसे ही उड़ा देंगे। देखो अब समझ में आ रहा है ना। हाँ मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, आप थोड़ा ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कभी भी आपको ये समझ लो कि अगर सारी वैल्यू अगर सवाल में देता है, जितना बड़ा ऑप्शन होगा उतना ही छोटा सवाल होगा, ध्यान रखना। आपको आयाम का रेशो दे रखा है, उसने क्या दे रखा है बेटा, 2 3 और 5 दे रखा है, 2 3 5। ध्यान रखना, देखो सेकंड का सवाल है। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने, ऑप्शन लिख रहा हूँ, सही है ना। 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर, ये आयाम दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ बेटा ना, ऑप्शन लिख रहा हूँ 30 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर
गुणा 50 सेंटीमीटर, है ना। मैंने तरीका आपको बता ही दिया कैसे करना है, लेकिन अब देखो मैं बिना तरीके से इस सवाल को कैसे उड़ा देता, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन डी देखो, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बोलो अब यहाँ पे देखो, आप एक बात बताओ, ये आयाम का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो है, और मुझे पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशो मुझे दे रखा है 2, 3, 5। तो तुम देख लो ना बेटा, रेशो निकाल लो ना। यहाँ पे 2, 3, 5 किस में आ रहा है, देखो 0 से 0 कटी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2, 3, 4 का रेशो आ रहा है, ऑप्शन गलत। 0, 0, 0 कैंसिल हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 3, 4, 5 का रेशो आ रहा है, आना चाहिए 2, 3, 5 का। 0, 0, 0 ये ऑप्शन भी गलत, 2, 4, 5 आ रहा है, 2, 3, 5 आना चाहिए, तो 2, 3, 5 यहाँ पे आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है। समझ में आया नहीं आया बता दो, कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। समझ में आया ना। हाँ, अब आप ये तो नहीं कहोगे ना भाई गुरुजी आपने सेट किया है सवाल, है भाई, कहोगे क्या? नहीं कह सकते भाई, नहीं कह सकते। सही है ना, आपके सामने बुक है, आराम से देख लीजिए, पेपर आपके सामने है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना, ठीक है। तो इस तरह आपको थोड़ा बेहतर तरीके से सोच के सवालों को करना है, ऐसे नहीं कि आप लगे पड़े हो बेवजह, ठीक है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कैसे करना था तरीके से मैं आपको बता चुका, मैंने आपको सारे ऑप्शन दिए यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे करने की जरूरत थी क्या सवाल को। सही है ना, आपको पेन भी नहीं हिलाना इसमें, तो कैलकुलेशन हो ही खा रही है। समझ में आया ना। हाँ, तो 0 काटने के लिए भी पेन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। हाँ भाई, अरे बोल दो, नहीं आ रहा आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी और सी 227 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 227 क्वेश्चन। ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं। ए और बी मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है ना। हाँ, और बी और सी मिलकर उसे 10 घंटे में भरते हैं। बी और सी मिलकर उसे कितने घंटे में भरते हैं? 10 घंटे में। और ए और सी मिलकर ए प्लस सी मिलकर 7.5 घंटे में, यानी 7 दूनी 14, 15, 15/2 लिख सकता हूँ, 15/2, ठीक है। तो ए अकेला उसे कितने घंटे में भरेगा? तो आप एक बात बताओ बेटा, टोटल एलसीएम ले लूँ क्या मैं? एलसीएम है भाई, एलसीएम, सही है ना। तो ये टोटल वर्क को बताए, कैपेसिटी को बताएगा, कितने लीटर की क्षमता की कैपेसिटी है, टोटल वर्क बोल दो या कैपेसिटी बोल दो। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ मैं कैपेसिटी लिख दो, क्षमता कितनी, क्षमता कितने लीटर की टंकी है तुम्हारी मान लो, तो बेटा एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। सही है, तो बोलो 6 पंजे 30, बोलो सही है ना। यानी ये 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे में कितना टैंक भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेगा, ये दोनों के दोनों। 10 या 30, ये 3 आ गया, और इसका भाग दोगे 4 आया, नहीं आया बताओ भाई, सही है ना। हाँ, तो आप बताओ, ये 5 लीटर पानी डालेगा 1 घंटे में, 3 डालेगा, 4 डालेगा। आपको पता है यहाँ पे ए और बी 2 मौजूद है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो तुम बताओ, मैं कह रहा हूं ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, सबको जोड़ूं, इनको सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ो 5 और 4 9 और 3 12। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो 12 लीटर डालेंगे ये सारे के सारे। तो यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, बोलो बेटा कितना आएगा? 12 आ गया। तो बोलो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। यानी तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालेंगे, तीनों के तीनों। समझ में आया ना? ए बी और सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी डालेंगे टंकी में, सही है ना। लेकिन आपसे कह रहा है कि बताओ ए कितना टंकी को, ए है जो कितना टाइम लेगा पूरी टंकी को भरने में, ए। तो आप एक बात बताओ, तो ए का मान निकाल लो यहाँ से। ए का मान निकालने के लिए बी और सी हटा दो, और बी और सी 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं बेटा? 3। तो बी और सी 3 पानी भरते हैं, तो 3 इधर आया, माइनस को हो गया, तो ए का मान बोलो 3 ही तो बचा। कितना बचा? 3 बचा भाई, 6 तो टोटल है, तो बी और सी 3 करते थे, 3 करेगा। तो यानी 1 घंटे में ये 3 लीटर डालेगा, और डालना कितना है? 30 लीटर डालना है। तो 3 का भाग दिया, तो बोलो बेटा 10 घंटे नहीं लगेंगे क्या? कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, विल बी और करेक्ट आंसर 10 घंटे। तो ए है, बताओ कितना समय लेगा बेटा? ए लेगा 10 घंटे लेगा। कितना लेगा? 10 घंटे। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो? समझ में आ रहा है आपके मैं क्या कह रहा हूं? बता दीजिए। नहीं आ रहा? बोलो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपकी चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही बेहतर तरीके से, ठीक है ना।
ए और बी किसी काम को 6 घंटे में भरते हैं, बी और सी 10 घंटे में भरते हैं, ए और सी 15/2 घंटे लेते हैं। तो एलसीएम कैपेसिटी आ गई 30 की आ गई, तो ये तुम्हारा 30 घंटे कैपेसिटी आ गई। तो आप बताओ 1 घंटे की क्षमता निकालो, तो 6 पंजे 30, 10 दिया 30 और इसमें इसका भाग दिया 4 घंटे आ गए। समझ में आया ना। तो आप बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे, बी और सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेंगे, ए और सी मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालेंगे, है ना। अब मैंने इनको जोड़ के देखा 5 4 9 और 3 12, इस 12 में तो ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो तुम बताओ 2 गुणा में तो मैंने भाग दिया, यहाँ पे 6 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, 6 लीटर पानी डालेंगे। मुझे केवल ए का काम चाहिए कि 1 घंटे में ए कितना डालता है। तो बी और सी का मान हटा दो, ए का मान निकाल लो, सही है नहीं है। तो बी और सी 3 लीटर डालते हैं, तो 6 में से 3 गया तो ए का 3 बचा। अगर मुझे मान लो बी का मान चाहिए तो ए और सी हटा दो, सही है ना। तो ए और सी 4 करते हैं, तो ए और सी 4 करते हैं तो ये 2 करेगा बी। किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप, सही है ना, किसी की भी वैल्यू निकाल लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना भैया, आपके क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको बताओ भाई आपकी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही। जब बताओ ये 3 लीटर पानी डालेगा, 1 घंटे में 3 डालेगा, और आपको डलवाना कितना पानी है, 30 लीटर की क्षमता की आपकी टंकी है, 30 लीटर पानी फुल पूरा भरना है, तो 30 में 3 का भाग दो, 10 घंटे नहीं लगेंगे क्या, ठीक है ना, बोलो। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना बेटा, है ना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना, और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है भाई, है ना, और सब्सक्राइब कर देना बेटा, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं बेटा, जय हिंद, है ना। दशहरे की सबको राम राम, ठीक है। हाँ बेटा, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।